सर नॉर्सेट 6 में मैंने मतलब पूरा थ्योरी में ही फोकस किया था, तो उसमें मेरा एमसीक्यू थोड़ा छूट गया था। इसीलिए मैंने नॉर्सेट 6 के जब मेंस का रिजल्ट आया था तब मैंने टीएनसी पे यूट्यूब में बहुत सारा का इंटरव्यू देखा था। तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ये लेना चाहिए और मुझे भी इसके साथ मतलब नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। नॉर्सेट 7 के लिए मैंने कॉम्बो पैक परचेस किया था जिसमें वीडियो एमसीक्यू एंड टेस्ट सीरीज थे। सर नॉर्सेट 8 के लिए मैंने दूसरा कोई कोचिंग नहीं ली थी, टीएनसी के लिए थी बस। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोधे बलरिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ एक बार फिर से इस इंटरव्यू के सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त रैंकर जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की थी। सोच लो तो सारी चीजें मुमकिन है, और इन्होंने यही थिंकिंग के साथ एक तैयारी शुरू की थी और आज एक बहुत बड़ी रैंक के साथ आप सभी के साथ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं रैंकर्स जी। थैंक यू सर। इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे मतलब परिवार को पूरा, बहुत पेरेंट्स बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपने हासिल किया है और इस समय खुशियां तो बनती ही बनती है। और इस समय आपके माता पिता ने जो सपना देखा था कि हाँ मेरी बेटी एक बहुत ही बड़ी रैंक के साथ सिलेक्शंस लेगी, आज वो सपना पूरा हुआ है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके माता पिता को यहाँ से प्रणाम भेजता हूं कि हाँ, आपने बेटी को जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से ही आज आपके साथ इतनी अच्छी रैंक के साथ है। आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं। जो बच्चे इस समय सेलेक्ट नहीं हो पाए उन्होंने क्या गलती की है उसके बारे में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम है महामाया दे, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। 2023 है मेरा पासिंग ईयर, एंड उसके बाद मैंने 2024 में प्रिपरेशन किया था सोली, एकदम मतलब कोई जॉब ज्वाइन नहीं की थी। मैंने नॉर्सेट 6.0 दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने यूपीएससी ईएसआईसी एग्जाम दिए थे, उसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड थी। उसके बाद मैंने नॉर्सेट 7.0 दिया था, उसमें मेरा रैंक था 335 एंड मुझे एम्स देवघर अलॉट हुआ था। मैं अभी एम्स देवघर में वर्किंग हूँ और अभी नॉर्सेट 8 में मेरा रैंक है 16। बहुत बहुत मैं बोल रहा हूँ, बहुत बधाई। आपने अपने संघर्ष की कहानी को बताया कि सर मैंने यहाँ से शुरुआत की थी और इस प्रकार से शुरुआत करते करते ऑल इंडिया रैंक 16 तक आप कैसे पहुंचे, उन्होंने आपने बिल्कुल सफल को बताया। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये नॉर्सेट जो जिस चिड़िया का नाम है, ये चिड़िया आपके दिमाग में कब से आने लगी कि हाँ यार मुझे नॉर्सेट 7 की तैयारी करनी है, 6 की तैयारी करनी है, नॉर्सेट की तैयारी करनी है? तो ये प्लानिंग कब से शुरू हुई, इसकी स्ट्रेटजी कब से शुरू हुई थी? सर थर्ड ईयर तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन फोर्थ ईयर मतलब इंटर्नशिप में मुझे पता चला, क्योंकि मेरे ही कॉलेज के सीनियर उन लोगों का किसी किसी का एम्स कल्याणी में या फिर एम्स भुवनेश्वर में सिलेक्शन हो चुका था। तो तब मुझे पता चला और तब मैं यूट्यूब में आई, थोड़ा वीडियोस देखना स्टार्ट की और तभी मुझे नॉर्सेट के बारे में पता चला। और मैं ये सोच लिया था कि मतलब मैं पास आउट करने के बाद इसकी प्रिपरेशन में टाइम तो दूंगी, मतलब नॉर्सेट को 1 ईयर तो मैं दे ही सकती हूँ नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपने थर्ड ईयर से ही प्लानिंग कर ली थी कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से सिलेक्शंस को लेना था। तो सबसे बड़ी बात, मैं जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनको भी यहाँ से दिल से सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे सीनियर सभी को मिलने चाहिए कि जूनियर्स को सजेशन देके किस प्रकार से मेहनत करनी है, कहां से स्टार्टिंग करनी है। तो आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से, जैसे आपने बताया कि मैंने थर्ड ईयर से प्लानिंग शुरू कर दी थी, तो थर्ड ईयर में किस प्रकार से, क्योंकि आपने पढ़ना शुरू किया। इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और इस समय आपके जूनियर से जहां से आपने पास आउट किया, कोलकाता मेडिकल कॉलेज से आपने पास आउट किया, वहां के सारे बच्चे अभी आपको देख रहे होंगे। तो वो सीनियर्स को देख के ये सोचेंगे कि हम भी सीनियर्स की तरह एक अच्छी रैंक लेके आए। तो कैसे पढ़ना शुरू किया, कैसे प्लानिंग बनाई? प्लानिंग तो आपके दिमाग में आ गई, हाँ पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यूज की, कैसे शुरुआत की, कैसे नोट्स बनाए, कैसे सेल्फ स्टडी की, या उस समय से किसी कोर्स को परचेज कर लिया, क्या किया आपने?
सर नॉट मतलब 4th ईयर में तो उतना मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों का वार्ड ड्यूटी भी होता था। तो इंटर्नशिप में मैंने थोड़ा-सा मतलब जो भी 4th ईयर का ही सब्जेक्ट है उसको ही थोड़ा अच्छे से पढ़ा था क्योंकि ऑब्स, गायनी एंड जो मेजर सब्जेक्ट है वो 4th ईयर में रहता है, जो नॉर्सिड में भी रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि तभी मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दूँ। तभी मैंने जस्ट 4th ईयर के बेसिस पे ही वो एक मतलब इन डेप्थ थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी उस सब्जेक्ट को। एमसीक्यू के लिए मैंने 4th ईयर में कुछ नहीं किया था। उसके बाद मतलब पास आउट होने के बाद मैंने प्रॉपर एक मतलब शेड्यूल बना के पढ़ाई शुरू की थी प्रिपरेशन नॉर्सेट के लिए। ओके, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। अब मैं बात करता हूं कि टीएनसी के बारे में। टीएनसी के बारे में आपको कहां से पता लगा और पहली बार टीएनसी के बारे में कहां से जाना? सर नॉर्सेट 6 में मैंने मतलब पूरा थ्योरी में ही फोकस किया था थोड़ा मतलब समझने के लिए नॉर्सेट को। तो उसमें मेरा एमसीक्यू थोड़ा छूट गया था, एमसीक्यू प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाया था। तो उसके इसीलिए मैंने नॉर्सेट 6 के जब मेंस का रिजल्ट आया था तब मैंने टीएनसी पे यूट्यूब में बहुत सारा का इंटरव्यू देखा था। तभी मुझे लगा कि नहीं मुझे भी ये लेना चाहिए और मुझे भी इसके साथ मतलब नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तभी से बहुत ही मैंने बहुत ही शानदार। कौन सा प्लान आपने परचेज किया था? मैंने तभी नॉर्सेट 7 के लिए मैंने कॉम्बो पैक परचेज किया था जिसमें वीडियो एमसीक्यू एंड टेस्ट सीरीज थे। बहुत ही एंड शानदार और बहुत ही जबरदस्त बात है। और आपने सोचा कि नॉर्सेट 6 में मैंने पढ़ा, थ्योरी तो मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद भी मेरा बेड़ा पार नहीं हो रहा है। तो आपने टीएनसी की राह चुनी और टीएनसी के साथ चलना शुरू किया और लगातार आपने कॉम्बो प्लान के साथ। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि थोड़ा सा देखते हैं कि यार मेरा मनी कंसर्न होता है, लेकिन कॉम्बो प्लान आपने पहले से सोचा कि नहीं मुझे टेस्ट सीरीज भी देनी है, वीडियो एमसीक्यू भी देखने हैं, थ्योरी जो कंटेंट है टीएनसी का उसको भी ड्राइव करना है, उसके साथ आप चलते गए। अब मैं आ जाता हूं वीडियो एमसीक्यू और एडवांस सीरीज के बारे में, जो कि वीडियो एमसीक्यू का पार्ट है, जो कि हमने यूट्यूब पे भी कुछ पार्ट दे रखा है और बहुत सारा कंटेंट वहां पे वीडियो एमसीक्यू में दे रखा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो एमसीक्यू बैच? सर बहुत अच्छा मतलब जब टेस्ट देती थी मैंने पहले टेस्ट से शुरुआत की थी क्योंकि मेरा मतलब एज मेरा एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ा कम था इसीलिए मैंने टेस्ट देना ही पहले प्रायोरिटी समझा। फिर टेस्ट देते देते जब रैशनल में वीडियो एमसीक्यू का थोड़ा पोर्शन आता था तो वो मैं पूरा वीडियो देख लेती थी, मतलब जिस भी टॉपिक का होता था तो वो वीडियो मैं देखती थी। और एडवांस सीरीज को मैंने पूरा कंप्लीट किया फ्रॉम मतलब एपिसोड 1 से जितना भी सर ने पढ़ाया था वो पूरा मेरे पास नोट्स है उसका। एडवांस ओके, सीरीज को मैंने बहुत ही रिलीजियसली पढ़ा है। आज मैं सारे लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एडवांस सीरीज बहुत ही जबरदस्त इंडिया का नंबर 1 चीज हो चुकी है, जो कि आपको रखे एडवांस, साथ ही साथ आपको बनाएगा टॉप रैंकर्स। बिल्कुल, हमने जो भी चीज की है क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया, हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे फोकस किया है। तो मैं आज टॉपर्स से जानना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो हमें हमेशा बताते हैं, लेकिन आज हमें टॉपर्स बताएं। एडवांस सीरीज में आपको क्या सबसे अच्छी लगती है, क्या कंटेंट के बारे में एडवांस सीरीज और वीडियो एमसीक्यू के कंटेंट पे आपकी क्या राय है? सर एक्चुअली हम लोग जब थ्योरी पढ़ते थे मतलब थ्योरी में पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ है होता है, मतलब जिस भी बुक से हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ टाइप लिखा होता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन के साथ हम लोग मतलब कंपेयर नहीं कर पाते, लेकिन एडवांस सीरीज में सर ने क्वेश्चन के साथ रैशनल देके उस क्वेश्चन का आंसर तो बता देते थे, फिर उसके मतलब जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन के या उस आंसर के या फिर और जो 3 ऑप्शन है उसका क्यों नहीं वो हो रहा है, तो उसका भी जो रैशनल देते थे वो मुझे अच्छा लगता था और वो बहुत मतलब मेमोरी में रिटेन भी होता था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दिनों तक। ये मुझे मतलब मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता था एडवांस सीरीज का। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूं कि एडवांस सीरीज का अगर आपको जलवा देखना है, उस एडवांस सीरीज को अगर आपको देखना है कि यहाँ पे एडवांस सीरीज हम परचेज वीडियो एमसीक्यू बेस से परचेज करने से पहले हम देखना चाहते हैं, तो वो इतना कंटेंट यूट्यूब पे भी दे रखा है। एक बार अगर वो जाके फ्री भी देख लेना तो उनको भी लगेगा कि क्या डिफरेंस है। एक बार प्ले लिस्ट में जाके टीएनसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी के प्ले लिस्ट में जाकर आप एडवांस सीरीज सर्च करेंगे और चाहे मैं बोलूंगा कितने भी वहां पे जाके कंटेंट जो डाला है हर एक की कंटेंट
हर चीज से अलग बनाता है, क्वालिटी देता है और क्वालिटी कंटेंट ही हमारी पहचान है, सबसे बड़ी बात। अब मैं आता हूं टेस्ट सीरीज पे। तो सबसे पहला जब आपने एग्जाम दिया होगा टीएनसी के अंदर, जब सबसे पहला एग्जाम आपने ज्वाइन किया था, तो पहला रैंक या पहला जो एग्जाम था उसके अंदर क्या रहा था? सर मेरा रैंक आया था 7000 के आसपास, तभी पहला जो मैंने एग्जाम दिया था। तो वो देख के मुझे हाँ लगा था कि मैं एमसीक्यू में बहुत ही पीछे हूँ। भले ही थ्योरी थोड़ा मतलब मेरा तभी ग्रिप में था, लेकिन एमसीक्यू में बहुत पीछे थी तभी मैं, इसीलिए शायद ये रैंक इतना ज्यादा आ रहा है। तभी मैंने डेली मतलब टेस्ट को देना स्टार्ट किया। जो भी टेस्ट आता है टॉपिक वाइज या फिर प्रीलिम्स मेंस करके, वो टेस्ट में जितना भी हो सके, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 1, लेकिन देती थी मैं डेली। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली है और ये बात मैं सारे बच्चों के साथ फिर से बोलना चाहता हूं कि मेरी थ्योरी में तो ग्रिप थी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो मेरा पार्ट ठीक नहीं था। और देखो, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी टेस्ट आप अवेलेबल हैं, बहुत सारी नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी सस्ती चीजें आपको मिल जाएगी। वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी पे क्वेश्चंस बनाना। एम्स नो सेट कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एम्स के लेवल के क्वेश्चंस आपको टीएनसी टेस्ट सीरीज के अंदर मिलते हैं। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो टीएनसी टेस्ट सीरीज के साथ लगातार जो मेहनत करता है, जो कंटेंट के साथ मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन होता ही होता है। अब मैं टॉपर से और चीजें जानना चाहता हूं। मैं टॉपर से आज में जो आप टॉपर्स ने जो मेहनत की है ना, वो सारी चीजें निकलवाना चाहता हूं, बाहर बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि इसका फायदा है ना बच्चे को मिलता है। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है वो पहले गलती करता है, फिर गलती करने के बाद सीखता है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे इस इंटरव्यू को देखें वो बिल्कुल भी नहीं गलती करें और वो आज आपसे सीखे कि जो टॉपर्स बनाए उसने क्या क्या चीजें की है, और आपसे सीख के वो फॉलो करेगा तो उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आज हम बात करते हैं कि ड्यूटी के साथ, जैसा कि आपने ड्यूटी के साथ बताया कि मैं ड्यूटी भी कर रही थी और ड्यूटी के साथ मैं मेहनत कर रही थी। बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, ड्यूटी भी नहीं करते हैं, बिना ड्यूटी के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने तो ड्यूटी भी की है और ड्यूटी के साथ पढ़ाई की है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर एक्चुअली जब मैं घर में पढ़ाई कर रही थी नॉट सेट 7 के लिए, तब मेरा गोल था कि मुझे कोई भी एम्स मिल जाए तो मैं खुश हूँ। लेकिन जब मुझे एम्स मिली और घर से इतना दूर आना पड़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ। और फिर मेरे जो कलीग्स है वो लोग भी जो बाहर से है, घर से बहुत दूर, उन लोगों को भी मैं मतलब सुनती थी कि वो लोग भी बोलते थे कि यार फैमिली के पास जाना है। तो वो मुझे बहुत लगता था कि मैं भी मतलब इधर ही ना रह जाऊँ अगर नॉट सेट क्लियर ना कर पाऊँ तो। इसीलिए यही मेरा इस बार का मोटिवेशन था कि मुझे जाना है, मतलब अपने घर के पास, अपने स्टेट में। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है और मैं सारे बच्चों को बोलता हूं कि भैया मेहनत इस प्रकार से की जाए, इतना पूरा जी जान लगाए कि सिलेक्शन तो हो ही हो, लेकिन सिलेक्शन के साथ एक रैंक आए जिससे आपके माता पिता ने जो सपना देखा है कि मेरा बच्चा मेरे पास में रहना चाहिए, घर के नजदीक रहना चाहिए। और मैं अमूमन ये बोलता हूं कि हर जो नर्सिंग ऑफिसर है उसका ये सपना है कि मैं अच्छी रैंक के साथ में घर के नजदीक जाऊं। तो ये तभी संभव है जब आप अपना 100% देंगे, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करेंगे, तो श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो संघर्ष है ऐसे ही पार नहीं जाता है, इसके लिए बहुत सारी चीजें चलती रहती है, माइंड में एक सपोर्ट की जरूरत है। तो इस सफलता के पीछे जो आप यहां तक पहुंचे हैं, इस सक्सेस के पीछे आपके माता पिता ने भी समर्पण किया है, उन्होंने भी मेहनत की है। तो किस किस को श्रेय देना चाहेंगे आप? इस सक्सेस की जो क्रेडिटिबिलिटी है वो किसको देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गॉड को देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रैंक, मतलब ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, टीचर्स को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है। और पेरेंट्स का मेरा मतलब मैं खुद पे उतना मेरा ट्रस्ट नहीं है जितना मेरा पेरेंट्स का मुझ पे है, तो इसीलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैं कुछ करूं उनके लिए। तो इसीलिए मैं क्रेडिट अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी इसका। बिल्कुल। और मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपके पेरेंट्स अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो मैं भोजा सर उनको यहां से बैठ के दिल से नतमस्तक होके मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बिल्कुल बेटी को सपोर्ट किया और आपका सपोर्ट ही आज यहां तक लेके आया। मैं हर माता पिता से और हर जो भी माता पिता इस वीडियो को देख पा रहे हैं उन सभी माता पिताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ,
इस जितने भी अपने बेटा और बेटी है उनको इस कॉम्पिटिटिव माहौल में सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर बच्चा तैयारी करता है, लेकिन तैयारी के साथ में अगर उसके माता पिता का सपोर्ट रहता है, अगर उसके टीचर का सपोर्ट रहता है, तो रैंक अपने आप इंक्रीज हो जाती है। और इसी का परिणाम आज हमारे साथ टॉप रैंकर्स हैं। अब मैं आता हूं फिर से टीएनसी के ऊपर और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। जब आप टीएनसी के अंदर एग्जाम दे रहे थे, रोजाना एग्जाम देते थे, तो कभी अच्छी रैंक भी आती होगी, कभी बुरी रैंक भी आती है। और जब अच्छी रैंक आती है और बुरी रैंक आती है, तो अच्छी रैंक में इंसान बड़ा खुश होता है, मजा आ गया मजा आ गया। लेकिन जब बुरी रैंक आती है तो उस दिन मूड थोड़ा सा खराब सा हो जाता है, क्योंकि देखो नहीं पढ़ेंगे तो नंबर रैंक पीछे भी आएगी। और पहली बार अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम इसको कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ हैं, तो पहली बार में रैंक हमेशा मैं बोलता हूं कि थोड़ा पीछे ही आता है। तो अपने आप को डिप्रेशन से या उस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते थे? सर मैं तो मतलब मैं उतना छुपा नहीं पाती एंजाइटी को तो मैं बता देती हूँ। मेरा मतलब बात करने में ही लोग समझ जाते हैं जो मेरा क्लोज है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ या फिर तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे। वो लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा। स्पेशली मेरा पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा भाई मतलब जो वो बहुत सपोर्टिव है। और उसके साथ मैं एक्चुअली मैं टॉपर्स का इंटरव्यू भी देखती थी कि हर टॉपर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है ना, तो वो लोग भी जैसे ग्रो किए हैं तो वो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करने की कोशिश करती थी कि मैं भी थोड़ा सा उनसे सीख के थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ डे बाय डे। ये मेरा कोशिश रहता था। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार चीज आपने बोली है कि टॉपर्स के इंटरव्यू देखते थे। और उससे पहले आपने एक लाइन बोली है, मैं उन पे भी आना चाहता हूं। सबसे बोला कि आपके भाई ने भी आपको बताया था कि किस प्रकार से चीजें करनी है, तो भाई को भी मैं दिल से यहां से सैल्यूट करता हूं कि हाँ, ऐसे भाई बिल्कुल अव्वल दर्जे के भाई मिलने चाहिए, हर एक सिस्टर को मिलना चाहिए जिससे यहां तक सपोर्ट मिले। दूसरी बात बोली है कि जैसे कि मैं एक खुले किस्म की विचार की लड़की हूं कि मैं हमेशा बता देती थी कि हाँ इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा है, इस प्रकार से। तो दिल का जो फ्रस्ट्रेशन है या दिल के अंदर जो डिप्रेशन होता है वो किसी के साथ शेयर करने से हल्का हो जाता है। और वही चीज आपने इस्तेमाल की है, उसी का फायदा आपको मिला और बहुत ही शानदार चीज। अब मैं आ जाता हूं, जो मिस्टेक होती थी, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो मिस्टेक हो जाती थी, मान लो एग्जाम दे रहे हैं, उस दिन आपकी मिस्टेक हुई, तो उसको सॉल्व करने के लिए कि भाई यार इस मिस्टेक को दोबारा मिस्टेक नहीं, उसके लिए आप क्या रणनीति बनाते हैं? सर मैं मतलब जब घर में बैठे हुए टेस्ट देती थी या फिर टेस्ट का रिजल्ट एनालाइज करती थी तो मैं एक नोटबुक में लिख लेती थी। लेकिन कभी-कभी मैं ड्यूटी में जा रही हूँ, बस में बैठे हुए भी मैंने एग्जाम का मतलब प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन पेपर, तब मैं थोड़ा सा मतलब मोबाइल में जो नोट्स है उसमें लिख देती थी, वो बाद में मैं कॉपी में लिख देती थी। और उस कॉपी को ही मैं 2-3 बार मतलब टेस्ट देने से पहले ट्राई करती थी कि मैं एक बार देख लूं कि कौन-कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। मतलब हर वक्त नहीं हो पाता था ड्यूटी के वजह से, लेकिन कभी-कभी मैं मतलब ट्राई करती थी कि मैं टेस्ट देने से पहले वो एक बार देख के जाऊँ ताकि वो मतलब दोबारा गलती ना हो उस टेस्ट में जो मैं देने जा रही हूँ। बस यही। वो बहुत ही जबरदस्त बात है कि पहले से ही प्रिपरेशन करते थे कि हाँ भाई किस प्रकार से मैं जो टेस्ट दे रही हूँ, टॉपिक वाइज जो टेस्ट दे रही हूँ, जैसे मान लो कि आज सीपीआर का टेस्ट है तो आपने सीपीआर को एक बार रिवाइज किया, भी एक बार सीपीआर, उस टेस्ट को देने से पहले मैं सीपीआर को पढ़ लेती हूँ और फिर मैं टेस्ट देती हूँ, तो उससे आउटकम आता है। उससे दो चीजों का फायदा मिलता है कि भाई पहले तो उस टॉपिक को हमने पढ़ लिया और उस टॉपिक के बाद हमने क्वेश्चन पेपर को दिया, उस क्वेश्चन पेपर को देने के बाद जो गलतियां होती है वो जो गलतियां उसको अंदर नोट कर ली जाती है, मिस्टेक बुक बन जाती है और उसी का फायदा आप सभी को मिल रहा है। तो आज एक चीज, बहुत ही सारी चीजें मैं आपसे कंटिन्यूसली पूछ रहा हूं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बच्चों के सामने निकल के आ रही है और बहुत ही शानदार। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, एग्जाम डे से पहले बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैंने प्री दिया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया लेकिन मेंस मेरा अटक जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स तो निकल गया है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता है। तो मेंस के लिए आपने 15 डेज के लिए स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल की थी वो हमें बताएं, जो आपकी जो लास्ट के 15 डेज है, जो प्री के रिजल्ट आने के बाद और मेंस तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लगातार 3 बार 4 बार हो गए, प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकलता है, तो वो जानना चाहते हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं? मैंने जो किया था इस बार थोड़ा टाइम शॉर्टेज के लिए
मैंने प्रीलिम्स में तो एमसीक्यू बहुत मतलब प्रीलिम्स से पहले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। लेकिन प्रीलिम्स हो जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा थ्योरी पे और इन मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सिनेरियो बेस्ड होता है ज़्यादा, और थोड़ा-थोड़ा मतलब जो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होगा जो हम लोग के आँखों से मतलब चला जाता है, हम लोग अगर ध्यान से नहीं देखते हैं, तो वो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन को मैंने मतलब उस टॉपिक को थोड़ा-सा ज़्यादा रिवाइज़ किया, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या फिर गलती होने का चांस ज़्यादा है, वो ही मैंने मेंस से पहले किया। ओके, बिल्कुल बहुत ही सटीक ये रणनीति कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ना लगातार प्रीलिम्स तक तो मैंने देखा, ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स से पहले बहुत भयंकर वाली तैयारी करते हैं। प्रीलिम्स से पहले अपने आप को पूरा डेडिकेटेड कर देते हैं कि यार मैं प्रीलिम्स के अंदर पूरा पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और पूरी जी जान भी लगा देते हैं। लेकिन जब वो प्रीलिम्स निकल जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा नोटशीट ही निकल गया। वो भूल जाता है कि मेंस भी है, और वो उस समय वो अपने आप की जो एनर्जी, जो प्रीलिम्स की जो एनर्जी लगाई थी, वो एनर्जी मेंस के लिए कम कर देते हैं और उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ता है। रही बात कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, तो टॉपर्स कह रहा है कि आपको फिर से एक बार रिविजन्स करना है और साथ साथ में अलोंग विद आपकी टीएनसी की टेस्ट सीरीज चलती है, एमसीक्यू चलते हैं, टीएनसी के यूट्यूब सेशंस और लाइव सेशंस चलते हैं, जिसमें लास्ट के 15 डेज में बहुत ही जबरदस्त कंटेंट को परोसा जाता है, जिससे बच्चे का मेंस निकलेगा ही निकलेगा। इवन मैं तो ये बताऊंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले लाइव सेशंस में से भी 5 से 6 क्वेश्चन जो भारत में किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आते हैं और एक नंबर बहुत आगे तक लेके जाता है, उसी का फायदा मिलता है। एक सवाल और आपसे टॉपर्स से जानूंगा, तभी बच्चे को लगेगा कि हाँ यार टॉपर्स बता रहा है, क्योंकि आपने ठोकरें खाई है और वो मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे बच्चे को वो संघर्ष देखना पड़े। माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल करें? हाउ टू कंट्रोल द माइनस मार्किंग? सर, माइनस मार्किंग तो बस टेस्ट देने से ही कंट्रोल होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं जब नॉटशिट 6 भी दिए थे तो मुझे ऐसा लगा था पेपर दे आने के बाद कि बहुत इजी है, और मैंने अटेम्प्ट भी ज्यादा किए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तब मैं समझी कि माइनस मार्किंग मतलब मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, ये जो सेंस है वो टेस्ट मतलब प्रैक्टिस से ही आता है, नहीं तो नहीं आएगा वो। बिल्कुल, मैं आपने ये चीज बहुत जबरदस्त बोली और मैं हर बार बच्चे को बोलता रहता हूं कि ये मैच जीतना है, हमें वर्ल्ड कप लेके आना है, ट्रॉफी लेके आना है। ये नॉटशिट की ट्रॉफी है। इस ट्रॉफी को जीतने के लिए हमें सिर्फ बैट्समैन ही नहीं बनना है, हमें एक अच्छे बॉलर की भी जरूरत है, हमें साथ में विकेट कीपर की भी जरूरत है, साथ में अच्छे फील्डर की भी जरूरत है, साथ में अच्छे कोच की जरूरत है। हर एक एंगल से काम करने की जरूरत होती है और वो चीज सारी चीजों से आती है। आप थ्योरी पढ़ के ही सिलेक्शन नहीं ले सकते, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू की प्रैक्टिस, माइनस मार्किंग की कंट्रोलिंग, पेशेंस का लेवल, साथ ही साथ आपके अटेंटिव करने का तरीका, वो हर एक चीज टीएनसी आपको प्रोवाइड करती है। बहुत ही शानदार बात। अब मैं एक बच्चों के क्वेश्चन है कि सर मैं क्या पढ़ूं, थ्योरी ज्यादा पढ़ूं कि एमसीक्यू ज्यादा पढ़ूं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, मतलब जब जो कोई फर्स्ट अगर उसका शुरुआत कर रहा है नॉटशिट प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है कि पहले थ्योरी पढ़ के एक टॉपिक का क्लियर करके उस टॉपिक का ही एमसीक्यू कर लेना चाहिए, तो वो मेमोरी में ज्यादा दिन रहता भी है और वो मतलब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। कभी दूसरे दिन उसका एमसीक्यू करने का वो हेडेक नहीं रहता, तो तभी के कर लिए तो वो टॉपिक भी क्लियर हो गया और वो मेमोरी में भी ज्यादा दिन तक रहता है, तो वो कर लेना चाहिए अगर उनके पास टाइम हो तो। मतलब अगर नहीं हो तो मतलब ये मैं सीधा सीधा समझू कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर ये बच्चों साथ में अलोंग विद चलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है, मेरा पूछने का पर्पज भी यही था, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते ना कि मैं पूरा थ्योरी पढ़ूंगा सर, मैं पहले पूरा कोचिंग कर लूंगा, मैं पूरा कोचिंग करके फिर मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे गाइडर भी यही बोलते हैं कि यार तुम एक काम करो, पहले थ्योरी पढ़ो फिर बाद में एमसीक्यू करना। तो मैं आज ये टॉपर से इसीलिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया ऐसा नहीं है। जिस दिन से आप प्रिपरेशन के अंदर बैठ रहे हैं, प्रिपरेशन के बारे में आपने ख्याल बना लिया है, तो दोनों चीज अगर साथ नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है और वो साथ में चीजें करना है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ बहुत सारे फोटो का जमाना आ गया। आजकल क्या है ना कि फोटो खींच के कोई भी बंदा छाप देता है, कोई भी बंदा लगा देता है।
तो मैं आपसे ये पूछ लेना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि आपने कहीं और से भी कई कोचिंग क्लासेस की थी या सिर्फ टीएनसी ही आपका सहारा बना? बिल्कुल, नोट्स बिल्कुल। से। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त और मैं आज ये सारी बच्चों के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ और ये चीज़ें आपको बहुत आपने जो बच्चों को जो बता रहे हैं, वो एक बहुत ही शानदार चीज़ बता रहे हैं कि बच्चे जानना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं क्योंकि देखो गाइडेंस के बिना सक्सेस नहीं ली जा सकती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं, खुद से सोचते हैं, लेकिन जब वो टॉपर्स को देखेंगे तो वो आज आपका ये इंटरव्यू सेशन हज़ारों बच्चों को प्रेरणा देगा, मोटिवेट करेगा। लास्ट में मेरा एक सवाल है, ये बच्चों के कमेंट्स में आया था, उस कमेंट्स को मैं वापस आपसे पूछना चाहता हूँ कि टॉपर से पूछा जाए कि प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही, कितने गलत, मेंस के अंदर कितने सही किए थे, कितने क्वेश्चन राइट और कितने क्वेश्चन गलत? सर मैंने प्रीलिम्स में 77 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 64 राइट थे और 13 नेगेटिव गए थे। और मेंस में मैंने 143 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 120 करेक्ट है और 23 गलत है। मैं आज बता देना चाहता हूं कि माइनस मार्किंग प्रीलिम्स में आपने बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया था और मेंस के अंदर भी बहुत ही अच्छा कंट्रोलिंग रहा है। ये देखो खेल है, इस खेल को खेलने के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों मेंटेन करना पड़ता है और माइनस मार्किंग जो आपने आज यहाँ पे कंट्रोल किए उसी का नतीजा है कि आप एक बहुत ही जबरदस्त और रैंक के साथ यहाँ पे बैठे। लास्ट में मेरा एक सवाल और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये सवाल हजारों बच्चों के फ्यूचर को डिफाइन करेगा और आज आपका एक सजेशन उन हजारों बच्चों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। तो लास्ट में मेरा एक सवाल, ऐसा एक कोई टिप्स, ऐसा कोई एक सजेशन जो कि बच्चों के लिए आप दे जिससे वो आने वाले समय में आप ही की तरह एक अच्छी रैंक लेके आए और भोजराज सर के साथ इंटरव्यू कर सके। तो एक लास्ट में एक सजेशन। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, मतलब अगर आपके पास पूरा दिन भी है तो उसको भी मैनेज करना चाहिए। अगर आपके पास ड्यूटी करके आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको भी आपके हिसाब से ही मतलब कस्टमाइज करना चाहिए। तो मैंने एक बार मतलब मेरे एक जूनियर से एग्जाम देते हुए उनसे एक बात हुई थी, तो वो उसने बोला था कि अगर आपको कम टाइम मिल रहा है तो आप कम पढ़ाई कीजिए, अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो ज्यादा पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। बस यही जरूरी है कि टाइम जितना भी मिले उतने में ही पढ़ाई कीजिए, बस यही करना चाहिए। और अगर एमसीक्यू और थ्योरी की बात करूँ तो आप थ्योरी के लिए एक बुक पकड़े या फिर आप एडवांस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं पहले से फ्रॉम एपिसोड 1। तो वहां से अगर आपने फॉलो किया है वहां पे पूरा सिस्टमेटिकली मतलब सब्जेक्ट वाइज भी और एमएसएन का जो जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर और भी, तो वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। आपने अगर उसका नोट्स भी बना लिया तो वो भी आपका एक बुक जैसा काम करेगा, मतलब रिवीजन करने के लिए। और साथ साथ आप टीएनसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ताकि आपका साइड बाय साइड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो सके। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बताइए। मैं दोनों चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ और वो चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि भाई कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ये भी हॉस्पिटल पे ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो उनके लिए ये रामबाण दिया कि भाई जितना भी समय मिले, आपको जितना भी टाइम मिले, जहां पे भी टाइम मिले, आप पढ़ने पे फोकस करें। अपना एक टारगेट बनाए कि हाँ यार मुझे ये करना ही करना है। मैं गारंटी वो दे रहा हूं कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होता है, जो बच्चे क्या है कि खुद की अगर ये ठान ले कि मुझे करना ही है, तो मैं बोल रहा हूं चाहे वो बच्चा 1 घंटा भी अगर टाइम निकालेगा और दिल से टाइम निकालेगा, लगातार टीएनसी के टेस्ट देगा, लगातार मेहनत करेगा, वो 101% रैंक निकालेगा निकालेगा। दूसरा सजेशन आपने दिया है कि टीएनसी का कंटेंट जो क्वालिटी कंटेंट है उसके साथ चलें तो 101% फायदा होगा। जो कि आपने बताया कि लगातार जो थ्योरी क्लासेस है, कंटेंट जो हमने दे रखा है, एडवांस सीरीज में दे रखा है, साथ ही साथ आपने टेस्ट सीरीज का बताया है और साथ ही साथ आपने बताया कि आपने कॉम्बो प्लान को परचेज किया था और उस कॉम्बो प्लान के साथ आपने इस सक्सेस को हासिल किया है। मैं सारे बच्चों को भी ये बताना चाहूंगा कि आप भी प्लान परचेज करें और आने वाले समय में एक रैंकर्स बन के निकले। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपने इस इंटरव्यू सेशन को अटेंड किया। लास्ट में मेरा एक छोटा सा आपसे और रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भाषा है, बांग्ला भाषा, उसके अंदर 1 मिनट का जरूर जरूर रिव्यू दे जो कि बांग्ला वाले विद्यार्थी देख पाए। ओके सर, আমি মহামায়া দে, আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে 2023 সালে বিএসসি নার্সিং পাস করেছি।
তো আমি তারপরে নর্সেট 6, নর্সেট 7, নর্সেট 8 দিয়েছি। আর আমি মানে প্রত্যেকবার অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করেছি নর্সেট 6 এ যখন সিলেকশন হয়নি যে কি ভুল হয়েছিল। নর্সেট 7 এ আমার স্ট্র্যাটেজি একটু আলাদা ছিল, আর নর্সেট 8 এ যেহেতু আমি ডিউটির সাথে করছিলাম ওখানে আমাকে একটু স্পেসিফিক্যালি টাইম ম্যানেজ করে পড়তে হয়েছিল। তো এই জন্য আমি বলবো যে প্রথমে হয়তো র্যাঙ্ক একটু দূরে আসতে পারে বা সিলেকশন না হতে পারে, তো তার জন্য হতাশ না হয়ে ডেলি একটা মানে ডেলি ওটার সাথে থাকতে হবে, মানে নিজেকে রিলেট করে করে বা নিজের থিওরির সাথে এমসিকিউ কে রিলেট করে রেশনাল দেখে দেখে ওটার মানে ওটাকে এড়িয়ে গেলে হবে না, ইগনোর করে হবে না, ওটার সাথে টেস্ট দিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে। আর টিএনসির সাথে যদি এগিয়ে যায় তাহলে এমসিকিউ প্র্যাকটিস নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, খালি থিওরিটা নিজেকে মতলব টাইম বের করে 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা টাইম বের করে থিওরি পড়ে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করলে আমার মনে হয় যে নর্সেট ক্লিয়ার হয়ে যাবে।